स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से और वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 10:05 हो चुके हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है। और आप नहीं थे ना लास्ट क्लास में, और मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी कि रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ कर आइएगा, ठीक है। आप दोनों लोगों ने पढ़ कर आए हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, जैसे मैंने आपसे कहा था, रिवर्स अप्रोच से, कि पहले हम मॉडल पेपर ज़रा सा देखें, ठीक है, और फिर चैप्टर की समरी देखें, और फिर चैप्टर के अंदर डीप डाइव करें। तो मॉडल पेपर फिल वक्त तो इस लैपटॉप में नहीं है, जब वो आता है तब हम उसके ऊपर से डिस्कशन शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे जैसे आपने पढ़ा होगा, फिज़ा शुरू के चंद पेजेस आपने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं। कुछ बताना चाहोगे आपके क्या है उस चैप्टर में और क्या चीज़ें आपने वहाँ पे देखी? राइट, आप बताइए जुआ। बिल्कुल ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है वो सेम है, चाहे आप आईटी रिस्क की बात करें या आप किसी और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं प्रैक्टिकली, तो रिस्क मैनेजमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। जितने पाकिस्तान में बैंक्स हैं वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है, और अदर देन बैंक्स ज़रूरी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो। थियोरेटिकली स्पीकिंग रिस्क मैनेजमेंट, और ये कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थियोरेटिकली स्पीकिंग रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, मगर जब आप प्रैक्टिकल दुनिया की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट नहीं होता है। बैंक्स चूँकि बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसलिए वहाँ पर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है कि रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो। अगर आप पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज़ की बात करेंगे जो बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जैसे अगर मैं नाम लूँ एंग्रो बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी कंपनीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल XYZ टेक्सटाइल, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट हो। सो सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने ये समझनी है कि रिस्क मैनेजमेंट का एक, जब आप प्रैक्टिकल दुनिया में जाओगे तो रिस्क मैनेजमेंट का क्या डिपार्टमेंट होता है या नहीं होता है। दुनिया भर में क्या होता है, दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि रिस्क मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट या अलग लोग या एक अलग सोच होनी चाहिए, ठीक है। रिस्क, अब जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, ठीक है। और यही वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग एक ब्रॉडर पिक्चर को लिंक कर सको। रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के हेड का नाम होता है CRO,
CRO, which means Chief Risk Officer. जैसे आप लोगों ने एक टर्म तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इसी तरह जो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का हेड होता है उसका नाम होता है चीफ रिस्क ऑफिसर. रिस्क मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है, जैसे आपने अभी बताया, फिजा, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, मिटिगेशन और जितने भी स्टेप्स हैं, ये ओवरऑल फिलॉसफी रिस्क मैनेजमेंट की सेम है. ठीक है, चाहे वो आईटी रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट हो. जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के रिस्क होते हैं. एक होता है आईटी रिस्क, एक होता है साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एक होता है क्रेडिट रिस्क, एक होता है ऑपरेशनल रिस्क. मुख्तलिफ किस्म के रिस्क होते हैं. आप लोग फिलवक्त उस रिस्क कैटेगरी में से एक रिस्क कैटेगरी को पढ़ रहे हैं जो कि है आईटी रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, आईटी रिस्क, HR रिस्क और भी मुख्तलिफ रिस्क आ सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप को विजुलाइज करें कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं या ऑर्गेनाइजेशन को देखें, क्योंकि अल्टीमेटली आप तमाम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाना है. चीफ रिस्क ऑफिसर जो होता है वो रिपोर्ट करता है CEO को. थ्योरेटिकली he should report to CEO, theoretically, but practically not necessary. अच्छा, आप लोगों को जहाँ पर भी लगे कि मैं स्लो जा रहा हूँ, तेज़ जा रहा हूँ या कोई भी सवाल हो, तो आप लोग बीच में हाथ उठाकर मुझसे पूछ लीजिए. ठीक है, चीफ रिस्क ऑफिसर को आइडियली रिपोर्ट डायरेक्ट करना चाहिए CEO को और किसी और को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए एज पर थ्योरी. ठीक है, क्यों किसी और को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? एनी गेसेस, एनी आइडिया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चीफ रिस्क ऑफिसर हूं और फर्ज करें आप CFO हैं, ठीक है, एंड जोहा इज CEO फॉर एग्जाम्पल, सो क्या मुझे CFO को रिपोर्ट करना चाहिए या मुझे CEO को रिपोर्ट करना चाहिए? व्हाट इज theoretically what seems good? CEO. Why? डायरेक्टली एक्शन ले सके और इंडिपेंडेंस क्रिएट हो. ये तो आप लोगों को पता होगा ना, इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट तो पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है? मैं आप लोगों को बता दूंगा. अगर CRO CFO को रिपोर्ट करेगा तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी. इंडिपेंडेंस से मेरी ये मुराद है कि मैंने अगर फाइनेंस के रिस्क निकाले और मेरा बॉस फाइनेंस ही है, तो वो मुझे बोलेगा छोड़ दो इस रिस्क को, क्या ज़रूरत है इस रिस्क को निकालने की, अभी मत निकालो, बाद में देखेंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इस प्रोफेशन में जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए और बड़ी कॉमन है, जैसे इंडिपेंडेंस का मैंने अभी तस्करा किया. सिमिलरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं CRO हूँ और मैं CFO को रिपोर्ट करूँगा, सो
CFO हो सकता है मेरी बहुत सारी रिकमेंडेशंस, मेरी बहुत सारी फाइंडिंग्स को इग्नोर कर दे और आगे जाने ना दे। एग्रीड? सो फॉर ऑल theoretical purpose and best practices purpose, CRO should report to CEO. Again, this is a best practice, this is theory. What is happening practically? अगर एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग होगी। जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी सोच बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, वहाँ हो सकता है कि CRO की रिपोर्टिंग CFO को हो, या ये भी हो सकता है कि CFO ही रिस्क मैनेजमेंट देखता हो। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि अगर एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है या उस ऑर्गेनाइजेशन की सोच बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, सो दे वोंट इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि CRO को भी तनख्वाह देनी पड़ेगी, CFO को भी देनी पड़ेगी। सो मैं एज अ ओनर सोचूंगा व्हाई आई शुड पे टू 2 people, because I have to save the cost. So I will delegate the responsibility to CFO, or I will hire a junior person for risk management जो कि रिपोर्ट करेगा CFO को। ठीक है, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये किताब में नहीं है, ये सिर्फ आपको तजर्बे से हासिल होती हैं, क्योंकि जब तक आप लोग स्ट्रक्चर नहीं समझोगे नीचे पढ़ना सब कुछ बेकार है। ओके, सो एक ऑर्गेनाइजेशन में CEO होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी नजर कैसे आती है। ओके, सबसे पहले एक होता है कंपनी का CEO, ऐसा ही, उसके नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसके हेड होते हैं, जैसे CFO, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ सेल्स और CRO फॉर एग्जाम्पल, और तो और भी हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप विजुलाइज करें कंपनी को, और CEO के ऊपर कौन होता है? शेयर होल्डर्स, वेरी गुड, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपका नाम क्या है? जवेरिया। हाँ, जवेरिया ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं भी, सही है। तो फिजा जरूरी नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बजाते खुद एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूं, मगर मैं शेयर होल्डर नहीं हूं, मगर मैं कंपनी के बोर्ड में हूं। राइट? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नजर आती है। ठीक है, अब जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां बड़े रोल होते हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में कम रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर CRO ना रखूं, मैं एक रिस्क मैनेजमेंट मैनेजर रख लूं जो कि रिपोर्ट करे CFO को, ये भी हो सकता है। आइडियल सिनेरियो ये वाला है। बुक ओपन हो गया ना, वो निकालो, मॉडल पेपर। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, हाँ
क्वेश्चन भी आंसर भी दोनों ओपन हो गए। हाँ, अभी एक काम करो, अभी इसको सबको नीचे रख दो, फिर मैं खोलूंगा। नीचे पड़े हुए ना ये सारे टास्क बार में, ठीक है। सो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री में ये ऐसे ही होता है। सीआरओ एक अलग होता है जिसकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है सीईओ को, ठीक है, क्योंकि वहां पर स्टेट बैंक की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी टेक्सटाइल कंपनी में चले जाएं या स्टील कंपनी में चले जाएं तो वहां पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो हो सकता है वो ये वाला मेथड फॉलो कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ना हो बट कोई बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग वसी सोच वाला सीईओ या बोर्ड हो, तो वो कहेगा लेट्स फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिस एंड वी शुड हैव इट, सो दे कैन फॉलो दिस मॉडल एज वेल। ये भी हो सकता है, और जो कि होता है, और जो 90% कंपनीज में है, रिस्क मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता ही नहीं है, और जो हम सारी बातें कर रहे हैं वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई ही नहीं करती हैं। दोज ऑर्गेनाइजेशन, एक यहाँ पर चीफ आईटी ऑडिट, चीफ आईटी भी होता है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, सीआईओ, ठीक है। सो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए, हो सकता है ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाए। सो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि एक कंपनी दुनिया में कैसी होती है। अच्छा, ये होता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। जिस दुनिया को अभी आप स्टडी कर रहे हैं विच इज आईटी। सो आप जब कभी भी प्रैक्टिकल दुनिया में जाएंगे वहां पर हेड ऑफ आईटी को कहा जाता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर या हेड ऑफ आईटी, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात, फॉलो कर रहे हैं। हेड ऑफ आईटी को भी असूलन डायरेक्ट रिपोर्ट करना चाहिए एज पर बुक, एज पर थ्योरी, एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिकल बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम केएनएस की बात करें, केएनएस में फाइनेंस डिपार्टमेंट है, बिल्कुल है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बिल्कुल है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, बिल्कुल है। क्या आईटी डिपार्टमेंट है? शायद हो, शायद ना हो, मुझे नहीं पता है आईटी डिपार्टमेंट? वेरी नाइस, आईटी डिपार्टमेंट भी है, राइट। हो सकता है किसी और जगह पर आईटी डिपार्टमेंट अलग से ना हो और आईटी की जिम्मेदारी सीएफओ को दी जाए। एक बात याद रखिए, जब किसी को जिम्मेदारी देनी होती है तो वो ज़्यादातर सीएफओ को ही दी जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर है आपका? सो फार सो गुड। हाँ, अब हम आ जाते हैं आपकी दुनिया पे। अच्छा, आप इसी से जुड़ा हुआ एक और मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, आप लोगों की, ताकि आप लोग भी सोचें। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कहां पर आएगा और किसको रिपोर्ट करेगा? हेड ऑफ ऑडिट। हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है। अगर मैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड हूं तो मेरी रिपोर्टिंग किसको होगी? क्या ख्याल है आपका? नहीं, किसको रिपोर्टिंग होगी? सीईओ को, सीईओ को, सीएफओ को, सीएफओ। इंटरनल ऑडिट हेड रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जी सॉरी, मुझसे आवाज नहीं आई, जोर से बोले। ठीक है,
क्योंकि उसने इन तमाम लोगों के ऊपर चेक रखना है ना। तो अगर इन तमाम लोगों पे चेक रख के इन्हीं को रिपोर्ट करेगा तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं आपका ऑडिट कर रहा हूं और आपको रिपोर्ट कर रहा हूं तो आप तो मुझे बोलोगे आमिर हटा दो ये मसला, बिकॉज आई एम रिपोर्टिंग टू यू, सो यू विल से नो यार ये मसले सब खत्म करो, छोटा मोटा हल्का सा ऑडिट करके करो और खत्म करो, राइट? सो हेड ऑफ, तो आईटी ऑडिट हमेशा रिपोर्ट करेगा बोर्ड को, ठीक है? ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो किसी भी सब्जेक्ट में होंगी ही नहीं, ये शायद बहुत आगे जा कर के आएंगी, बट आप अभी अगर विजुलाइज करोगे तब आपके नीचे पूरी चीज़ें आपको समझना शुरू हो जाएंगी। और मेरे पढ़ाने के तरीके में बहुत सारे डॉट्स वक्तन फ़वक्तन कनेक्ट होते जाएंगे, इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोग ये वाली चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। आपकी दुनिया में एक होता है हेड ऑफ आईटी, एक होता है सीआरओ, बाकियों को अभी मैं भूल जाता हूं, और भी होते हैं बट अभी फिल वक्त इस सब्जेक्ट से इनका ताल्लुक नहीं है। और एक होता है हेड ऑफ आईएस विच इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है? सही है? अब आप अज्यूम ये करें, हेड ऑफ आईटी ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हेड ऑफ आईटी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है सिस्टम लगाना, सिस्टम खरीदना, सिस्टम चलाना। जैसे भी इन्होंने सिस्टम ऑन किया, जूम कनेक्ट किया, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें ये आईटी के हेड है। फिर एक होता है सिक्योरिटी का हेड, जो कि आईटी सिक्योरिटी को चेक करता है, ठीक है? आपका बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहेगा इस किताब में आईटी सिक्योरिटी के हेड के हवाले से और आईटी के हेड के हवाले से। अब जितना मैंने आप लोगों को समझाया है, आप मुझे बताइए हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी किसको रिपोर्ट करेगा? असूलन और इखलाकन सीईओ को। वेरी गुड, क्योंकि वो हेड ऑफ आईटी ऑडिट, आईटी को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए उसको, वही कॉन्सेप्ट जो इंटरनल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है। एग्रीड? और अगर सीआरओ मौजूद होगा तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? सीआरओ को, क्योंकि सीआरओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिस्क, और साइबर रिस्क उसका एक कंपोनेंट है, ठीक है? कोई सवाल? ऑल गुड? अब जो मैंने पहले तहमीद बांधी थी वही यहां पर रिपीट करता हूं। हो सकता है हेड ऑफ आईएस अलग हो जो सीआरओ को रिपोर्ट करता हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो हो सकता है कि हेड ऑफ आईएस हो और आईटी को रिपोर्ट करता हो, और ये भी हो सकता है कि हेड ऑफ आईएस हो ही ना, आईटी को ही दोनों जिम्मेदारियां दे दी गई हो। देयर कैन बी एनी परम्यूटेशन, देयर कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज, नेचर एंड vision of the organization. So far so good? ठीक है? अब आप लोग क्लियर हो गए कि आपकी दुनिया में हेड ऑफ आईटी ऑडिट होगा, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट होगा। हो सकता है दोनों एक हो सकता है दोनों जिम्मेदारी फाइनेंस को दी गई हो, ठीक है? सो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन का एक व्यू पॉइंट बता दिया। अब ये जो सीआरओ होते हैं इसके नीचे आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों का टॉपिक हम स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट किसके अंडर आएगा? सीआरओ। सीआरओ नहीं होगा तो
CFO, ठीक है। और अगर बहुत ही छोटी, बहुत ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता होगा। सो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीर आप लोगों के सामने बयान की है ताकि आप लोग सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें। ओके, क्लियर है? तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि पढ़ने के दो अंदाज होते हैं। सही है? एक होता है बॉटम अप, एक होता है टॉप डाउन। बॉटम अप का मतलब आप किताब से पढ़ें और ऊपर जाएं, और टॉप डाउन होता है कि आप ऊपर से पिक्चर देखें और किताब की जानिब आए। सो जो हमारी अप्रोच है वो है टॉप डाउन, विच मीन्स कि पहले ये समझो कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट कौन करता है, वो किसको रिपोर्ट करता है। फिर हमने सिलेबस देखा और अब हम मॉडल पेपर देखेंगे। मॉडल पेपर आखिर में भी देखा जा सकता है, मॉडल पेपर शुरू में भी देखा जा सकता है। अगर आप बॉटम अप अप्रोच पे जाएंगे तो मॉडल पेपर आप आखिर में देखेंगे। अगर आप टॉप डाउन अप्रोच पे जाएंगे तो आप मॉडल पेपर पहले देखेंगे, ताकि आपको पता हो कि चीज़ नज़र कैसे आ रही है अल्टीमेटली। मैं कल पूरा मॉडल पेपर देख कर आया, मैंने किताब नहीं देखी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ मॉडल पेपर देखा, क्योंकि पहले मुझे ये समझना है कि इंस्टीट्यूट पेपर को सोच कैसे रहा है। जब मुझे वो सोच पता चलेगी तब मैं वो सोच के हिसाब से आप लोगों को लेकर के चलूँगा। जब मैंने कल मॉडल पेपर देखा तो मुझे, एक मिनट, मैंने चाय का बोला हुआ है, कब देगा? 10:30। तो 10 बजे जब टीचर आ रहे हैं, बाकी आपकी चीज़ें नहीं चल रही हैं। तो मॉडल पेपर जब मैंने देखा, सो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का ताल्लुक रिस्क मैनेजमेंट के एम्बिट में है। तो सबसे पहले हम मुताला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। सिक्योर इन्वेस्ट, क्या आप में से कोई ये पढ़ना चाहता है या आप लोग दिल ही दिल में पढ़ लेंगे और फिर हम डिस्कस करें? हाँ, देख नहीं रहा है। बात ठीक है आपकी। लाइट यहाँ से ट्राई करें। पता नहीं कौन सी लाइट है। बेहतर हुआ। सिक्योर इन्वेस्ट, अ रैपिडली ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म रिसेंटली इनेबल्ड। आप में से कोई एक पढ़े इसको जरा ऊंची आवाज में। जी फिजा प्लीज। Secure Invest, a rapidly growing financial services firm, recently enabling a significant portion of its workforce to work remotely due to expansion plans. To support this, they migrated several internal applications, including client portfolio management software, to a new public cloud provider and started relying on a third-party vendor for automated daily financial reporting. Lately, the IT department has observed several concerning incidents. Many remote employees have reported receiving suspicious emails
some of which bypass the company's managers. One employee, after clicking a link in such a delay, inadvertently downloaded malicious software that encrypted several local files on their laptop, rendering them inaccessible. During a recent internal audit, it was discovered that a typical client data storage bucket in the remote public cloud environment was inadvertently left publicly accessible for several days due to a misconfiguration during migration. The third-party vendor provided automated financial reports experienced a major service outage, leading to significant delays in daily reporting for Secure Invest, raising concerns about the synchronization of data with Secure Invest internal systems. जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Identify and explain 3 distinct cybersecurity and information security risks that Secure Invest is facing. For each risk, state clearly its type and briefly describe how it manifests in the scenario. राइट. यहां पर तस्कर आया इंटरनल ऑडिट का. इंटरनल ऑडिट का आया ना, ड्यूरिंग अ रिसेंट इंटरनल ऑडिट. इसीलिए मैंने आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की पहले तस्वीर बताई कि इंटरनल ऑडिट क्या होता है और किसको रिपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आईके या किसी भी इंस्टीट्यूट के पेपर के को पास करने के लिए किसी भी जगह का, नॉट ओनली आईके. मैंने आपसे पिछली दफ़ा एक टिप दी थी मैंने आपको, वो क्या बात थी? क्वेश्चन को समझना और इसमें दिए गई इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ना. इस सवाल में ये पढ़ने में बड़ा सादा सा लग रहा है, मगर अगर आप सोचें तो इन्होंने इसमें कहा एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म. क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? कैसे? जरूरी नहीं है. ये मैं इस चीज़ को इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सबसे अहम चीज़ है सवाल को समझना. और ये सोचो कि एग्जामिनर ने फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों लिखा है. ये लिख देता और रैपिडली ग्रोइंग टेक्सटाइल कंपनी, इनका तो कुछ नहीं जाता ना, ये लिख देते टेक्सटाइल कंपनी. रिसेंटली क्यों लिखा है रिसेंटली? ये कह देते हैं सिंपली एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि ये कर रही है. सो हर सवाल में कुछ विनिंग पॉइंट होते हैं जो हर स्टूडेंट कैच नहीं करता है. वो स्टूडेंट जो उस पॉइंट को कैच कर लेता है, जिसे मैं विनिंग पॉइंट कहता हूँ, वही उस सवाल का सही जवाब दे पाता है. ठीक है, सो फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. रिमोट एम्प्लॉइज यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इंटरनल ऑडिट की डिस्कवरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. और सर्विस आउटेज. ठीक है, और दूसरी भी बात मैंने आप लोगों को पहली क्लास में कही थी कि आईटी की दुनिया टेक्निकल से ज़्यादा प्रोफेशनल कॉमन सेंस है. ये सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया ना. एक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म है, ठीक है, जिसने अभी कहाँ पर गए? रिमोट वर्किंग पे. सही है, रिमोट वर्किंग आप लोगों को पता है ना क्या होती है? यू ऑल पीपल नो, नॉर्मल इंग्लिश है ये, जो आप पता है ना. ये ऑर्गेनाइजेशन रिमोट वर्किंग पे जा रही है और इन्होंने एक नया क्लाउड प्रोवाइडर लिया है. ठीक है, अब
उन एम्प्लॉइज ने कुछ रिपोर्ट किया कि हमें सस्पिशियस ईमेल्स आई और कुछ लोगों ने उसको डाउनलोड भी कर लिया। और इंटरनल ऑडिट ने देखा था कि क्लाइंट स्टोरेज वो पब्लिकली एक्सेसिबल रह गया था। और थर्ड पार्टी वेंडर के पास कोई प्रॉब्लम हुआ जिससे सर्विस डिसरप्ट हो गई। क्लियर है? आप मुझे बताइए इसमें तीन कौन से रिस्क पैदा हो गए? सस्पिशियस ईमेल अगर आपके, क्या आपको पता है कि स्कैम्स आजकल बहुत होते हैं? क्या आपको पता है कि किसी चीज पे क्लिक नहीं करना चाहिए? आपको पता है? आपको पता है? कॉमन अवेयरनेस है आज के दौर में। बट एम्प्लॉई के पास सस्पिशियस ईमेल आई और उन्होंने सस्पिशियस ईमेल क्लिक कर दी, तो क्या रिस्क ने जन्म लिया होगा? साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी। और बोलो। जोर से बोलो। किसने कहा ये? मेलवेयर। और आपने जब किसी चीज को गलत लिंक क्लिक कर दिया तो रिस्क आ गया। ठीक है, वो रिस्क क्या है? जवेरिया ने कहा साइबर सिक्योरिटी, आपने कहा मेलवेयर। बिल्कुल ठीक है। फिशिंग किसने कहा? फिशिंग। अच्छा, अब क्या हुआ कि इंटरनल ऑडिट ने ये देखा कि कुछ डेटा गलती से पब्लिक के लिए अवेलेबल रह गया। ऐसा ही लिखा है। It was discovered that the critical client data was inadvertently left publicly accessible. Critical client data, ये इसकी विनिंग की है। Critical client data publicly accessible रह गया। क्या रिस्क ने जन्म लिया? हाँ, सोचो। पढ़ाना आसान है बट तुम लोगों के अंदर सोच उजागर करनी है। पब्लिक क्लाइंट डेटा पब्लिक के लिए अवेलेबल हो गया। मैं एक मिसाल देता हूं। आप लोगों ने केएनएस में फॉर्म भरा होगा जिसमें नाम, पता, फोन नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आ रही होगी। ये क्लाइंट डेटा है। अगर ये डेटा दुनिया में खुदा ना खास्ता एक्सपोज हो जाए तो क्या रिस्क होगा? डेटा थेफ्ट। एक्सीलेंट होगा। एक्सीलेंट। डेटा थेफ्ट। एक्सीलेंट। राइट? आप लोगों को पता है ना, कुछ क्लिक नहीं करना है। क्लिक करने से क्या होगा? आपका डेटा लूज हो जाएगा। बैंक का नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, एज, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, बैंक अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है, एक्सपोज हो सकता है। सो डेटा रिस्क। ठीक है। और 3 रिस्क इन्होंने कहा था आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा ये फिर कह रहे हैं कि वेंडर का कोई मसला आया तो सर्विस डाउन हो गई। सर्विस डाउन हो गई। अब फर्ज करें ये, अच्छा, सर्विस डाउन हो गई और डेली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये विनिंग पॉइंट है इस सवाल का। अब सोचो, सर्विस डाउन हो गई और सिस्टम का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल ये जूम चल रहा है अभी,
ये अगर जूम बंद हो गया तो उनका क्या लॉस होगा? वो आज ही क्लास मिस कर लेंगे, मगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन अगर अभी मैं इस सिस्टम पे काम कर रहा होता फॉर डेली रिपोर्टिंग, मतलब डेली रिपोर्ट करना है मुझे डेटा, और सिस्टम बंद हो गया तो क्या रिस्क जन्म लेगा? डेटा की इंटेग्रिटी, डेटा की टाइमलीनेस, ठीक है, डेटा इंटेग्रिटी, ठीक है, सही है। क्या ये कॉमन सेंस नहीं है? सब कॉमन सेंस है ना। आप लोगों ने जवाब दिया, मैंने आपको सिर्फ सवाल गाइड किया। अब आप समझने की कोशिश करें जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप लोगों की किसी भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये नहीं उसको आता नहीं है। स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है कि वो सवाल समझ के उससे लिंक नहीं कर पाता है। इन्होंने यहाँ क्यों लिखा डेली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? कोई मकसद है ना, समझ रहे हो? सो हर सवाल में आपको विनिंग पॉइंट निकालना होता है, और उसको निकालने के लिए सवाल को 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, 4 दफा पढ़ो, जवाब यूं निकल आएगा। स्टूडेंट प्रॉब्लम ये करता है, स्टूडेंट ये देखता है पहले और इसको बहुत जल्दी स्किम करता है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। द राइट अप्रोच, what I suggest, first identify the winning point। अपने आप से सवाल पूछो, उसने डेली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों लिखा? भाई नॉर्मल जूम सिस्टम लिख देता। उसने फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म क्यों लिखा? टेक्सटाइल लिख देता। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म इसलिए लिखा क्योंकि वहां क्लाइंट का डेटा होता है। टेक्सटाइल कंपनी में क्लाइंट का डेटा नहीं होता। फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म फॉर एग्जाम्पल बैंक होती है। बैंक में मेरा डेटा है, मेरा अकाउंट, मेरे पैसा, ये ज़्यादा खतरनाक है इसका डेटा लॉस होना। एक टेक्सटाइल कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय का डेटा होगा। बैंक अकाउंट होगा, थोड़ी होगा कि इसके जवेरिया के अकाउंट में 1 करोड़ पड़े हैं, जोहा के अकाउंट में 50 लाख पड़े। टेक्सटाइल के पास नहीं होगा ये डेटा। तो इसे क्यों फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म लिखा? लॉजिक। उसे क्यों डेली डेली क्यों लिखा? क्योंकि उस डेली को इसने फिर वो चाह रहा है कि इस डेली चीज को बच्चा पकड़ के आउटेज पे आए। यू आर गेटिंग? सो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको इधर से लिंक अगर नहीं करोगे, मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा सो मैं भी इसके 0 मार्क्स दूंगा। यू आर गेटिंग? अभी देखो हम सब्जेक्ट में भी नहीं जा रहे हैं, अभी हम पढ़ भी नहीं रहे। मैं तुम लोगों को सिर्फ टिप्स दे रहा हूं कि हाउ टू अंडरस्टैंड द पेपर, हाउ टू लुक थिंग्स इन अ होलिस्टिक मैनर। ठीक है, पढ़ाना बहुत आसान है, कोई मसला ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ मेरी तजर्बे से आप लोगों तक पहुँचे। राइट? अच्छा, रिमोट एम्प्लॉइज ने प्रॉब्लम रिपोर्ट किया कि सस्पिशियस ईमेल आई है। इधर क्या विनिंग पॉइंट है? क्या विनिंग पॉइंट है जो बच्चे ने अगर पकड़ लिया? रिमोट एम्प्लॉइज, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, डाउनलोडेड। अगर आपके को मैं 50 ईमेल कर दूं और आपने उसको डाउनलोड ही नहीं किया तो क्या मेरा मकसद पूरा होगा? अगर मैं कोई वो हूँ साइबर फ्रॉड करना चाह रहा हूँ, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक मेरा मकसद हासिल नहीं होगा। और यहाँ पर उन एम्प्लॉय ने क्लिक कर दिया, तो दिस इज द विनिंग पॉइंट इन दिस पैराग्राफ। राइट? और अब मैंने यहां से आपको बात कर दी कि आउटेज हुआ, इसका ताल्लुक डेली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। क्लिक कर लिया, इसका ताल्लुक इस सस्पिशियस ईमेल से है। और
पब्लिकली अवेलेबल हो गया, इसका ताल्लुक फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म से है। समझ लो, मुझे तुम लोगों को सवाल समझाने में कितनी देर लगी? देर लगी ना, इसीलिए सवाल पढ़ने में टाइम लगाओ, ठीक है। इस गुफ्तगू से मैं दो चीजें उजागर करना चाह रहा था आप लोगों में। पहली बात कि सारे पेपर्स कॉमन सेंस है। अगर सवाल रट्टे वाला ना हो तो, रट्टे वाला है तो फिर रट्टे वाला है ना, और रट्टे वाले सवाल होने चाहिए। बट फिल वक्त ये सवाल जो आपके सामने ये रट्टे वाला नहीं है, इसका मतलब ये कॉमन सेंस, थोड़ी किताबी नॉलेज, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा आपको जो जिसे पढ़ाया है उसकी नॉलेज। बट ये सवाल मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि इसमें कोई किताब की नॉलेज भी नहीं चाहिए थी, इसमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए थी। और आप लोगों ने, जोहा ने डेटा थेफ्ट, इसका आंसर नंबर 1 तो यही है, डेटा थेफ्ट, ठीक है। दूसरा आंसर है इसका डेटा इंटेग्रिटी, और तीसरा आंसर है इसका फिशिंग। सही है। साइबर सिक्योरिटी वाला जवाब भी बहुत अच्छा है, लेकिन एज ए एग्जामिनर मैं चाहूंगा कि आप चीजों को लिंक करो। साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, हर चीज साइबर सिक्योरिटी है। तो जब इतना ब्रॉड है तो एग्जामिनर हैप्पी नहीं होगा। वो हैप्पी तब होगा जब स्टूडेंट नीचे जाए और उस लेवल को इधर से लिंक करे। जब तक लेवल 3 इधर से लिंक नहीं होगा, you will not get the marks and you will not get the marks rightly so. Okay? अब एग्जामिनर का दूसरा सवाल क्या है? इसको छोड़ो, अभी इधर आओ। सजेस्ट 3 कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज। इसको मिटिगेट कैसे करना चाहिए? सवाल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जामिनर पूछ रहा है ये जो रिस्क तो आपने निकाल लिए, इसको मिटिगेट कैसे करोगे? कैसे मिटिगेट करोगे? एक एम्प्लॉई ईमेल खोल रहा है, क्या करूं मैं उसको मिटिगेट करने के लिए? अवेयरनेस। एक एम्प्लॉई जो लिंक को खोल रहा है उसको मैं समझाऊंगा ना, भाई नहीं खोल, नहीं खोल, ट्रेनिंग्स दूंगा, ट्रेनिंग्स दूंगा, ट्रेनिंग्स दूंगा, मैसेजेस भेजूंगा, मैसेजेस भेजूंगा, ईमेल्स भेजूंगा, ईमेल्स भेजूंगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, राइट? बिकॉज मैं दुनिया के कितने भी कंट्रोल लगा लूं, ऐसी ईमेल फिर भी आएंगी। क्या आप लोगों के पास नहीं आती हैं? आती हैं। क्या गूगल का एंड्रॉयड बहुत ही दुनिया का आला तरीन सिस्टम नहीं है? है, फिर भी आ जाती हैं मैलिशियस चीजें, आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस ही दी जा सकती है ना। आप लोग अभी FM रेडियो पे भी सुनते हैं कि अवेयरनेस की कैंपेन चल रही होती है। कोई भी आपसे OTP मांगे तो मत दीजिएगा। कोई भी आपसे अगर ये कहकर बोले कि मैं TCS का नुमाइंदा हूं तो इसको रिपोर्ट कर दें फौरन साइबर क्राइम में। ये सब क्या है? अवेयरनेस। तो इसका हल यही है कि एम्प्लॉय ये काम ना करे। इसका हल क्या है? अवेयरनेस। मैलिशियस ईमेल अंदर ही ना आए, इसका क्या हल है? कोई कंट्रोल लगेगा। अभी तुम लोग को उसका नाम नहीं आता, बट लॉजिक क्या है कि अगर ये मेरा कंप्यूटर इसके अंदर आई ना, तो इसका मतलब मुझे ऊपर एक कंट्रोल लगाना है ताकि इधर रुक जाए। तो दूसरा हल क्या है? कंट्रोल लगाना है। तीसरा हल क्या है कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडर का चीज़ ही सही नहीं चली, तो इसका मतलब वो सर्विस प्रोवाइडर जब तुमने लिया तो वो ठीक नहीं था, शायद उसके प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना है।
सिंपल। ये एक सवाल मेरी मदद से और आपकी मदद से बगैर किताब खोले हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब जो बच गया वो अंग्रेजी लिखना रह गई, और कैसे लिखना है और जो मैंने बातें की उसको कैसे लिंक करना है। दिस इज ऑल्सो अनदर आर्ट जिसमें फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। क्लियर? हो सकता है इसके जवाबात जो मैंने बात की उससे मुख्तलिफ हो, क्योंकि मैंने सवाल तो देखा, जवाब नहीं देखा, ठीक है। क्योंकि वो शायद मैं ये समझता हूँ कि अभी वो स्टेज आगे आनी चाहिए। पहले तो मैं ये देखूँ कि वो मांगता क्या है और मैं सोचता क्या हूँ, फिर मैं देखूँगा कि यार मेरा और उसका जाविया सेम है कि नहीं, उसमें बाद में आएंगे, क्योंकि जाविया मुख्तलिफ हो सकते हैं। जो मॉडल पेपर का आंसर है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जवेरिया ने कहा साइबर सिक्योरिटी, हो सकता है उसने साइबर सिक्योरिटी उसने भी लिखा हो, वो ब्रॉडर देख रहा हो। साइबर सिक्योरिटी भी गलत नहीं है, फिशिंग भी गलत नहीं है, मेलवेयर भी गलत नहीं है, राइट। सो हो सकता है उसने जो जवाब दिए हो वो इनमें से कुछ हो या इसके कुछ अलावा भी हो। खैर, तो अभी मैं जवाबात पर नहीं जा रहा, सही है। सो फार सो गुड। अब लॉजिक बनना शुरू हो गई तुम लोगों के पास। एक कंपनी होती है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, उसका CRO होता है, शायद ना भी होता हो। फिर एक रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, शायद ना भी होता हो। वो ये सारी चीज़ें करता है जो हम पढ़ने जाएंगे, और उस सिस्टम के बावजूद ये जो सवाल आया, ऐसे मसाइल कंपनीज में आते हैं और उनको हल करने का ये सल्यूशन है। बहुत अच्छा हमने इस पूरे लूप को कवर कर लिया, सही है। सो इजी लगा ये सवाल? कॉमन सेंस लगा? मैं इसलिए कहता हूँ ये प्रोफेशनल कॉमन सेंस है क्योंकि हम खुद IT की दुनिया के अंदर हैं। तुम लोग मोबाइल यूज़ करते हो, आप लोगों को पता है स्कैमिंग चल रही है, आप लोगों को पता है क्लिक नहीं करना है, आप लोगों को मोटी मोटी टर्मिनोलॉजी, फिशिंग अभी किसी ने कहा, यू पीपल नो दीज टर्मिनोलॉजीज। नाउ मैंने आप लोगों से कहा था मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दुनिया से भी लिंक कराऊंगा चीज़ों को। अब मैं आप लोगों को मिसाल देता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन की फिशिंग की। यहाँ पर एक सवाल था कि एम्प्लॉय ने क्लिक कर दिया। अब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने खुद काम किया है, अज्यूम करो वहाँ 20,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 20,000 लोग। अब मैं वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट का हेड हूँ या साइबर सिक्योरिटी का हेड हूँ। अब मैं आपको हकीकी चीज़ बता रहा हूँ, ये रियल वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम चीफ रिस्क ऑफिसर और ये 20,000 एम्प्लॉई हैं जो पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर फैले हुए हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं या दूर दराज कहीं बैठे हुए हैं। मैंने कंट्रोल लगा दिया कि कोई गलत ईमेल अंदर ना आए, बट नन ऑफ द कंट्रोल इज 100% परफेक्ट। 99.9 होगा, 99.5 होगा। ईमेल अंदर आएगी, ईमेल अंदर आती है, लोग क्लिक करते हैं। मैं 20,000 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बहुत जल्दी काम करता है तो गलती कर देता है, कोई अंडर प्रिविलेज क्लास से है, वो इंग्लिश में मेरी बात शायद नहीं समझ पाया। I can control 4 of you, but I cannot control 20,000. They will click and they will always click. So what is the control? Awareness. ये किताबी बात हो गई। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली ये कैसे होता है। प्रैक्टिकली ऐसे होता है दुनिया में और पाकिस्तान में भी कि मैं एज हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी या हेड ऑफ IT ऑडिट एक नकली ईमेल आप लोगों को भेजता हूं जिसे कहा जाता है, आपको ये अल्फाज तो पता ही था, इसके आगे मैं एक और इंग्लिश का सादा अल्फाज डाल देता हूं।
इससे कहा जाता है फिशिंग सिमुलेशन। ठीक है, किताब कहती है अवेयरनेस क्रिएट करें, मगर अवेयरनेस क्रिएट करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल कंट्रोल ये है कि आप करते हैं फिशिंग सिमुलेशन। अच्छा, आप लोग सब मेरे साथ हैं? आप लोगों को कनेक्शन मिल रही है, या आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कनेक्शन बन रहा है? हाँ जवेरिया, आपका क्या ख्याल है? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ऊपर की, बहुत आगे की, कोई बहुत टेक्निकल या कोई बहुत ऊपर से वाली बात हो रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही ना? सो मैं क्या करता था, मैं करता था फिशिंग सिमुलेशन। मैं एक नकली ईमेल बनाता था, उसमें अटैचमेंट डालता था, उसमें मेलवेयर नहीं होता था। क्या होता था? मुर्तज़ा नाम है ना? क्या होता था मुर्तज़ा? नकली ईमेल है ना, तो उसमें अटैचमेंट क्लिक बनाता था, बट पीछे कुछ नहीं लगा हुआ था, वो मेलवेयर सच्ची में नहीं छोड़ता था। सही है। अब हमने 20,000 लोगों को ईमेल कर दी, बताया हमने किसी को नहीं कि हम जुम्मे के दिन 4 बजे ये ईमेल सर्कुलेट करेंगे, किसी को हमने नहीं बताया। हमने वो ईमेल सर्कुलेट कर ली 20,000 लोगों को। वो क्या थी? जाली ईमेल। हमारे पास डेटा आ गया कि जी फिजा ने, जवेरिया ने और जोहा ने और मुर्तज़ा ने क्लिक कर दिया। अब हमें ये पता चल गया कि इन 20,000 लोगों में से कौन से वो 5,000 लोग हैं जिनको ज्यादा समझाना है, ज्यादा तवज्जो देनी है। और फिर हम ये एक्सरसाइज हर क्वार्टर करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, फिर हम जवेरिया को बुला के पूछते, जवेरिया आपने क्यों क्लिक किया? तो फॉर एग्जाम्पल जवेरिया ने जवाब दिया कि मुझे पता है फिशिंग क्या होती है, मैं मैं आमिर शौकत हुसैन से पढ़कर आई हूँ, मुझे तो पता है फिशिंग क्या होती है, लेकिन सर इतना उस दिन प्रेशर था, इतना लोड था, इतना प्रेशर था कि बस मुझे गलती से ईमेल क्लिक हो गई। सो अब हम समझे कि अवेयरनेस के बियॉन्ड भी मसाइल है। ठीक है, जोहा ने हमें कहा कि सर मैंने क्लिक नहीं किया है। मैंने इनसे कहा नहीं आपने क्लिक किया है, उन्होंने कहा नहीं सर मैंने क्लिक नहीं किया है। सर उस वक्त मेरे लैपटॉप पे, क्योंकि सर मैंने आपसे क्लास ली है तो मुझे पता है कि क्लिक नहीं करना है, बट उस वक्त मेरे लैपटॉप पे मुर्तज़ा बैठा हुआ था, मैंने उसको अपना पासवर्ड दिया हुआ था और सर मुर्तज़ा ने क्लिक कर दिया। तो अब हमें क्या पता चला कि पासवर्ड लोग दूसरों को दे रहे हैं। यू नो, दिस इज हाउ इट हैपन्स in the practical world, right? This is called phishing simulation. This is a best practice. Your examiner is asking what is the best practice. ये Zoom पता नहीं connected disconnect हो गया। This is the best practice. मुर्तज़ा ज़रा इनको बुलाते हो please. So this is the best practice. सवाल पूछा था ना, उससे सवाल नंबर 3 था कि क्या बेस्ट प्रैक्टिस। So phishing simulation is the best practice. Okay? समझ गए? सो अगर मैं सम अप करूं चीज़ों को, तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन को विजुलाइज कर लिया, रिस्क मैनेजमेंट को विजुलाइज कर लिया, एग्जामिनर को विजुलाइज कर लिया, सवाल को विजुलाइज कर लिया और जवाब को विजुलाइज कर लिया कि प्रोफेशनल कॉमन सेंस के भी सवालात हैं। अब आपका पूरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बन गया। सही है? अभी तक के कोई सवाल? कोई सवाल, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, एनीथिंग? एनीथिंग? नो? ठीक है, और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये मेरी 20 साल तजर्बे के बाद हासिल हुई है। सो डू नोट व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी आर डिस्कसिंग।
ठीक है जी। जूम चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक है। चैप्टर 14 क्या पेज नंबर है? 252। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 14 पे। चैप्टर नंबर 14 इज आईटी रिस्क मैनेजमेंट। सब्जेक्ट के 3 मॉड्यूल हैं, डेटा, सिस्टम, रिस्क। हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्क से। रिस्क का सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14। इसका नाम है आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। किसी भी रिस्क मैनेजमेंट साइकिल या फिलॉसफी के 4 सतून होते हैं। नाम जरा मुझे बताते जाइए। आइडेंटिफिकेशन, हाँ, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, हाँ, मिटिगेशन, हाँ, और मॉनिटरिंग। वेरी नाइस। ये 4 बातों का ताल्लुक आईटी से नहीं है। इस 4 बातों का ताल्लुक दुनिया के हर रिस्क से है, आपके जाती रिस्क से भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में आ रहे हैं केएनएस में और आपको सर आमिर शौकत हुसैन ने बोला है कि टाइम पर आइएगा। इसमें क्या रिस्क है कि आप लेट हो सकते हैं। तो आपका जाती रिस्क क्या है? आप लेट हो सकते हैं। और क्या हो सकता है? आप लेट हो सकते हैं। आपको शायद नॉट अलाउ कर दिया जाए और आप लॉस करेंगे फिजिकल क्लास को। यही रिस्क होंगे। इसको कहा जाता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। कितनी सिंपल बात है कि पहले तो ये जानना होता है कि कौन से रिस्क हैं भाई। अगर आपको 10 बजे पहुंचना है तो इसका रिस्क यही हो सकता है कि आप लेट हो गए तो फिर शायद आपको ना बैठने दिया जाए और आपको फिजिकल इंटरेक्शन आप मिस कर दोगे। यही होगा ना, जरूरी और कुछ होगा? इसकी असेसमेंट की जाए कि इससे कितना लॉस होगा। जितना लेट होंगे उतना लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 14 का लॉस हो जाएगा अगर आज पूरे दिन चैप्टर 14 में खत्म कर दूं। तो असेसमेंट क्या है? चैप्टर 14 का लॉस होगा। दिस इज असेसमेंट। मिटिगेशन क्या है कि आप लोग मुबादा लेट ना हो जाए, जल्दी निकलें घर से। और मिटिगेशन ये है कि आप 15 मिनट का बफर रखें, जल्दी निकलें। दूसरा मिटिगेशन ये है कि जो गाड़ी या बाइक या जैसे भी आता है उसको रात को चेक कर ले। यही होगा ना मिटिगेशन, और तो कोई मिटिगेशन नहीं है। और उसके बाद आप करेंगे मॉनिटरिंग, यानी कि आप देखेंगे कि आप पूरे 30 दिन में कितनी दफ़ा आपने ये कर दिया। अगर 30 दिन में 1 दफ़ा भी नहीं हुआ तो वेरी गुड, वरना बैड।
क्या हुआ, पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं आमिर की क्लास में 9 बजे नहीं पहुंचूंगा तो क्या रिस्क है, उन रिस्क का इम्पैक्ट क्या है, वो रिस्क मुबादा मटीरियलाइज ना हो जाए तो मैं क्या करूं, और उसको करने के बाद मैं मॉनिटर करूं। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। या आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी आप ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मैं आज 20 मिनट पहले आ गया, सही है, तो मैं ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट कर ली मैंने, राइट? ठीक है, ये 4 स्टेप्स का ताल्लुक आईटी की दुनिया से नहीं है, ये 4 स्टेप कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस। अब इसको लिंक करते हैं आईटी की दुनिया से। एक टॉपिक उठा लेते हैं जो आपके मॉडल पेपर का था कि डेटा पब्लिक में खुला रह गया। ये एक पॉइंट था ना सवाल में कि डेटा गलती से पब्लिक में ओपन रह गया। सिर्फ इस हद तक अपने आप को महदूद कर लो। इसका क्या रिस्क होगा? डेटा थेफ्ट हो गया, इसका मतलब कस्टमर चला जाएगा। रेपुटेशन किसने कहा? एक्सीलेंट, सुपर, सुपर। आपकी कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें सोचने बैठ जाओ तो ये मैंने 3 लिखे, ये 10 निकल आएंगे। हाँ, ऐसा ही है, जितना सोचोगे उतने रिस्क निकलेंगे। ऐसा ही है। अब देखो मैं आप लोगों को किताब से कैसे लिंक कराऊंगा, देखना सिर्फ। हाँ, ये आपकी किताब में तस्वीर बनी हुई है। आइडेंटिफाई रिस्क, एसेस द रिस्क। ये रिस्क आइडेंटिफाई कैसे होगा? ये होगा डिस्कशन से, वर्कशॉप से, मिल बैठ के बातें करने से। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क जो कि पब्लिक में खुला रह गया। इसकी असेसमेंट क्या है? कितना? फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 90% डेटा निकल जाएगा। अभी ऐसा हुआ नहीं है, मैं सोच रहा हूं कि अगर डेटा पब्लिक में चला गया तो रिस्क क्या है जनाब? जनाब उसका इम्पैक्ट क्या है जनाब? उसको करने के लिए मैं क्या करूं? उसको करने के लिए मैं कंट्रोल लगाऊं। कंट्रोल क्या होगी? फॉर एग्जांपल फायरवॉल। कंट्रोल के ऊपर हम आएंगे कि कंट्रोल क्या होते हैं, कैसा होता है, वो बाद में आएंगे। मिटिगेशन क्या है इसकी मुर्तज़ा? कंट्रोल लगाऊंगा ना कि ईमेल अंदर ना आए या डेटा बाहर ना जाए। कंट्रोल लगाऊंगा और दुनिया में कुछ नहीं होता है। फिर मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल सेमी एनुअली या क्वार्टरली रिव्यू करूंगा। क्या डेटा खुला तो नहीं है, डेटा खुला तो नहीं है, डेटा खुला तो नहीं है, डेटा खुला तो नहीं है।
रोज़ तो चेक नहीं कर सकता ना, किसी फ्रीक्वेंसी पे करूँगा, ऐसा ही है, मॉनिटरिंग करूँगा, सही है। पहले आइडेंटिफाई करूँगा, फिर एसेस करूँगा, फिर मिटिगेट करूँगा, फिर मॉनिटर करूँगा, सही है, क्लियर है। अब दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि मुर्तज़ा मुझे कहे आमिर मैं इसको मिटिगेट नहीं कर सकता भाई, हो सकता है ना, हो सकता है ना। मैं आपको मिसालें देता हूँ, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, हाँ ब्रेक तो नहीं चाहिए ना, दोनों कनेक्टेड हो सकता है मुर्तज़ा मुझे कहे आमिर ये मिटिगेट नहीं हो सकता, मैं कहूँगा क्यों? मुर्तज़ा बोलेगा आमिर इसको मिटिगेट करने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए इस कंट्रोल को लगाने के लिए, मैं कहूँगा छोड़ दो यार 10 करोड़ मैं नहीं दे रहा। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है मुर्तज़ा बोले कि हमारे सिस्टम इतना पुराना है आमिर, इसके ऊपर नया फायरवॉल नहीं लग सकता, पूरा सिस्टम बदली करे, मैं कहूँगा यार छोड़ दो मुर्तज़ा नहीं करो बदली। तीसरी वजह ये हो सकती है मुर्तज़ा कहे आमिर मुझे मिटिगेट करना ही नहीं आता, मेरे में ये स्किल ही नहीं है, आई डोंट नो, ये भी तो हो सकता है ना। तो लोग नोट कर रहे हो चीज़ें, ये बात में तुम लोगों को किताब में कहीं नहीं मिलेगी, याद रखना मेरी बात, कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें ये बात जो मैं तुम्हें मिसालें दे रहा हूँ। तीसरी बात मुर्तज़ा हो सकता है कहे कि आमिर मुझे आता ही नहीं है, मैं कैसे मिटिगेट करूँ। 3 बात। अब 30 और वजह भी हो सकती है, हम मिलके सोचेंगे तो 30 वजह और भी निकल आएंगी, बट अभी 3 वजूहात पे रुक जाते हैं, तीनों लॉजिकल है। अब अगर आप मिटिगेट नहीं कर सकते तो रिस्क को एक्सेप्ट करो या ट्रांसफर करो। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि यार आमिर शौकत इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ही इज सेइंग ओके आई एम एक्सेप्टिंग दिस रिस्क, होने दो, अगर हो गया तो। किताबी बात है ये, प्रैक्टिकल बात में बाद में आता हूँ। किताबी बात क्या है? क्या आमिर शौकत एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा हाँ यार छोड़ दो, एक्सेप्ट करो, जब होगा तब देखेंगे, जब होगा तब देखेंगे, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। दूसरा ये हो सकता है कि आमिर शौकत मुर्तज़ा को बोले यार ट्रांसफ़र कर दो ना, किसी कंपनी को हायर कर लो ना, किसी को आउटसोर्स कर दो ना, कोई ऑडिट फर्म लेकर आओ ना, कोई इंश्योरेंस करा लो ना, अपने ऊपर से हटा के किसी और पे डाल दो ना। 2 ही सूरतें हैं मेरे पास, अगर मुर्तज़ा ने कहा आमिर मैं नहीं कर सकता, या तो मैं कहूँगा यार मुर्तज़ा मैं मान गया, या मैं कहूँगा यार मुर्तज़ा जवेरिया के ऊपर डाल दो, विच मीन्स जवेरिया इज़ अ थर्ड पार्टी। हमने कहा जवेरिया को असाइनमेंट दे दो, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, जवेरिया को इंश्योरेंस कंपनी है जवेरिया, जवेरिया के ऊपर इंश्योरेंस क्लेम डाल देंगे, राइट। ये होती है पूरी साइकिल। रिस्क को आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, या तो एक्सेप्ट करो या मिटिगेट करो। मिटिगेट नहीं हो सकता है तो ट्रांसफर करो, और ट्रांसफर नहीं हो सकता है तो अवॉइड। ये चीज गलत है, अवॉइड दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ये किताबी बात है, किताबी बात है ये। प्रैक्टिकली इसको कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ऑस्ट्रिच इफेक्ट पता है क्या होता है? किताबें पढ़ने का शौकीन है कोई आप लोगों में से? किताबें, हाँ, कौन सी किताब पढ़ी है रिसेंटली? हाँ, कौन सा नॉवल पढ़ा आखिरी? वेरी गुड। आपने कौन सी किताब पढ़ी है आखिरी? नाम याद नहीं, चलो कोई बात नहीं। मैंने एक किताब अभी रिसेंटली पढ़ी, द डायरी ऑफ CEO, और उसमें एक चीज़ का तस्करा किया था, द ऑस्ट्रिच इफेक्ट। शुतुरमुर्ग बोलते हैं ना उसको। शुतुरमुर्ग की आदत ये होती है कुदरती
कि जब वो दूर से खतरा देख रहा होता है तो वो अपनी गर्दन को मिट्टी में डाल देता है। जब वो दूर से खतरे को देखता है तो अपने चेहरे को मिट्टी के अंदर डाल देता है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप जू गार्डन जाते होंगे या पहले जाते होंगे या शायद अभी भी जाते होंगे तो शुतुरमुर्ग की गर्दन अक्सर मिट्टी के अंदर धसी हुई होती है। हाँ, तब उसे डर लग रहा होता है। इसको प्रोफेशनल दुनिया में कहते हैं ऑस्ट्रिच इफेक्ट, यानी कि खतरा आ रहा है और आप भाग रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। इसका मतलब खतरा आ जाएगा और आपकी कंपनी डूब जाएगी, मगर आप अवॉइड कर रहे हो। सो प्रैक्टिकल दुनिया में अवॉइडेंस कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, सही है, सही है। तुम लोग सब मेरे साथ हो? ऑल गुड। आज अगर एक ही क्लास है तो आज हम थोड़ी लंबी क्लास ले सकते हैं, शायद थोड़ी क्लास को लंबा कर सकते हैं। और तो कोई क्लास नहीं है तुम लोग की, कोई कमिटमेंट्स भी नहीं है। आइडेंटिफाई, दोबारा से मुझे बताओ वहां से। आइडेंटिफाई, असेस, नहीं, फिर एक चीज इस तरह आ गई है, एपिटाइट भी आई है ना। हाँ, उसके बाद एपिटाइट के बाद क्या? एक्सेप्ट, और क्या? मिटिगेट, अवॉइड और ट्रांसफर। और एक चीज में बीच में आ गई है, एपिटाइट। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये आपको समझाना बहुत मुश्किल टॉपिक है, मैं आपको बहुत आसानी से प्रैक्टिकली समझा दूंगा इंशाल्लाह। नोटिंग सारी करना, लॉजिक सारी समझना। मैं थ्योरी में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। थ्योरी से खुद लिंक होगा, राइट? अब उसी एग्जामिनर के विजन को लेके चलते हैं। क्लास में तो वैसे तो 11:30 तक है। हाँ हाँ, तो 11:30 ख़त्म कर देते हैं, जैसे तुम लोग बोलो। इट्स ऑल योर विश। ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। दूसरी वाली एग्जाम्पल लेते हैं। लोगों ने ईमेल खोल दी, ये एक रिस्क है। People will click malware. Risk of data loss. Risk of reputation. रिस्क ज़्यादातर सेम रहते हैं। इसको हमने एसेस किया कि डेटा लीक, क्या इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करोगे? अवेयरनेस, एक्सीलेंट। इस रिस्क को मॉनिटर कैसे करोगे? फिशिंग सिमुलेशन, जबरदस्त। फिशिंग सिमुलेशन एक तरीका है और 50 और हो सकते हैं। क्या इसको अवॉइड कर सकते हो? प्रैक्टिकली नामुमकिन। क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हो? क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? अब हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट की जानिब मुड़ रहे हैं जिसका नाम है एपिटाइट।
हर चीज़ की एक एपिटाइट होती है। और ऐसे किया जा सकता है कि सिर्फ कंपनी ईमेल की तरफ से आया और ईमेल बाहर से नहीं, ईमेल वगैरह से नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना, बाहर से आएगी वो तो छुपा हुआ होता है नाम। एपिटाइट क्या होता है? एपिटाइट का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? क्या होगा उर्दू तर्जुमा एपिटाइट का? क्या? भूख 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 होगा एपिटाइट। ये तो उसके लफ्जी माना हो गए। इसके अगर मैं असली माने की तरफ जाऊं तो इसका मतलब है काबिले बर्दाश्त। कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो, इसको प्रोफेशनल दुनिया में कहा जाता है एपिटाइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि अगर आप देर हो गए अगली क्लास में, अगर आप देर से आए, आधा घंटा देर से आए, और फर्ज करो वो मेरी पहली क्लास होती, तो बंदा सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या मिस करूँगा यार, आमिर अपना इंट्रो ही तो करा रहा होगा, बोल रहा होगा मैं इधर था, मैं उधर था, मैं इधर था, मैं उधर था, और सिलेबस की बातें कर रहा होगा। क्या लॉस होगा? काबिले बर्दाश्त लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो वो काबिले बर्दाश्त नहीं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। आप बोलो यार चलो आधा घंटा लेट अगर हो गया तो भी वो काबिले बर्दाश्त नुकसान होगा। ऐसा ही है। इसको अब आपकी एग्जाम्पल पे दोबारा लाते हैं कि लोग ईमेल खोल देते हैं। सो मैंने कहा कि यार मेरे पास अगर 20,000 लोग हैं और मैं सिमुलेशन करूंगा, क्या 20 के 20,000 समझ चुके होंगे? नहीं ना। कितने लोग गलती करेंगे? 500 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहूँगा यार 500 काबिले बर्दाश्त है, क्योंकि ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। क्या ये ज़ीरो हो सकता है? जब ज़ीरो नहीं हो सकता तो इसका मतलब मुझे इसमें कोई कुव्वत बर्दाश्त डालनी पड़ेगी। वो कुव्वत बर्दाश्त 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अभी उस पर ना जाओ, अभी सिर्फ ये समझो कुव्वत बर्दाश्त होती है। कुव्वत बर्दाश्त ये है कि 500 आदमी खोल लेना कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसी मिसाल में मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और पता चला कि 700 का ही नंबर आ रहा है, तो मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं बोलूँगा जाओ और अवेयरनेस दो, जाओ और अवेयरनेस दो, जाओ और कंट्रोल लगाओ, जाओ और कंट्रोल लगाओ, कुछ भी करो, इसको मेरी काबिले बर्दाश्त में लाओ। फिर जब तुम 500 पे लेकर आओगे, फिर मैं कहूँगा हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग। 500 आदमी करेगा। ये 500 का नंबर 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही है। इसको कहा जाता है रिस्क एपेटाइट। यहां पर अल्फाज आ रहा है रिस्क एपेटाइट का। क्या एपेटाइट के अंदर है? हाँ हाँ, अगर एपेटाइट के अंदर है, ये डायग्राम थोड़ी अलग और मुख्तलिफ अंदाज में बनी है। मैं अगर उसको बनाता हूँ अलग अंदाज में बनाता। आइडेंटिफाई करो, एसेस करो, मिटिगेट करो। मिटिगेट करने के बाद या तो अवॉइड करो, मिटिगेट करो या ट्रांसफ़र करो। और अगर
मिटिगेट के बाद देखो कि वो एपेटाइट के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। अभी डायग्राम समझ में आ गई। रिस्क क्या है, लोग ईमेल खोलेंगे, नुकसान बहुत होगा, क्या मेरी एपेटाइट में है, नहीं है ना। अभी हम ऊपर की बात करें, एपेटाइट में नहीं, तो आप बोलोगे आमिर इसको मिटिगेट करो। या अगर आप बोलोगे कि एपेटाइट से बाहर है, तो आप बोलोगे अवॉइड करो या ट्रांसफर करो। और अगर एपेटाइट के अंदर है तो आप रिस्क एक्सेप्ट करो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही है। जो मैं कह रहा हूँ और ये डायग्राम थोड़ी मुख्तलिफ है, ऐसा है या नहीं है? ये जब घर जाके देखोगे तब देखना और मुझसे अगली क्लास में सवाल करना, सही है? सो 11:30 बज चुके हैं, हमारी टाइम का क्लास बर्खास्त करते हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 14 ख़त्म कर देंगे, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि चैप्टर 14 आप लोग पढ़ कर आए, क्योंकि जो पढ़ कर नहीं आएगा वो अगले मेरे चैप्टर्स में, अगली मेरी क्लास में कुछ नहीं समझ पाएगा, और वो उसका एपेटाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।